कहानी की शुरुआत में हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर शेरों का राजा अपनी आखिरी सांसों के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी पकड़ हर सेकंड कमजोर होती जा रही थी और नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसने मदद के लिए अपने ही भाई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल भाई ने उसे बचाने के बजाय उसके पंजे में अपने नाखून गड़ा दिए और एक झटके में उसे खाई में धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे जंगल का सबसे ताकतवर राजा नीचे गिरकर मर गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सत्ता के लिए रची गई एक खतरनाक साजिश थी। दरअसल कुछ दिनों पहले अफ्रीका के घास के मैदानों में एक छोटे शेर ने जन्म लिया था। सूरज उगते ही सभी जानवर अपने राजा मुफासा के नए वारिस का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। नामकरण समारोह में मुफासा ने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। राजा ने सिम्बा को आशीर्वाद दिया और उसे ऊंचा उठाकर सबको दिखाया। जैसे ही सूरज की रोशनी सिम्बा पर पड़ी तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे और उसे अपना भविष्य का राजा मान लिया। लेकिन एक शेर इससे खुश नहीं था, जो मुफासा का भाई स्कार था। स्कार लंबे समय से सिंहासन चाहता था, लेकिन ताकतवर मुफासा के रहते उसके पास कोई मौका नहीं था। अब सिम्बा के आने से उसकी उम्मीद और भी कम हो गई। दूसरी तरफ सिम्बा अपने पिता की सुरक्षा में बड़ा हो रहा था। उसे दुनिया के खतरों का कोई अंदाजा नहीं था। मुफासा उसे सिखाते थे कि एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर जीव की इज्जत करना है, चाहे वह छोटी चींटी हो या तेज दौड़ने वाला हिरण। मुफासा समझाते थे कि शेर हिरण का शिकार करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, जिससे घास उगती है और वही घास हिरण खाते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया एक बैलेंस पर चलती है। सिम्बा अभी इतना समझदार नहीं था कि इन बातों का मतलब समझ सके। वह बस अपने पिता जैसा महान राजा बनना चाहता था, इसलिए उसे अपने चाचा स्कार पर कभी शक नहीं हुआ। एक दिन स्कार ने सिम्बा से कहा कि घास के मैदानों की उत्तरी सीमा के बाहर एक हाथियों का कब्रिस्तान है, जहां सिर्फ सबसे बहादुर शेर ही जाते हैं। अपने साहस को साबित करने के लिए सिम्बा तुरंत तैयार हो गया। एक दिन मौका मिलते ही वह अपनी दोस्त नाला को लेकर वहां निकल पड़ा। दोनों ने अपने साथ चल रहे केयर टेकर झांझू को चकमा दिया और सीधे हाथियों के कब्रिस्तान पहुंच गए। लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों छोटे शेर हैरान रह गए। पूरे मैदान में सड़ी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं और जगह जगह उबलता हुआ कीचड़ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। नाला डर गई और सिम्बा से तुरंत वापस चलने को कहने लगी, लेकिन सिम्बा को बिल्कुल डर नहीं लगा। वह और अंदर गुफा की तरफ बढ़ता गया, जबकि खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक लकड़बग्घों का एक झुंड वहां आ पहुंचा और दोनों को घेरने लगा। दरअसल यह पूरी अंधेरी जगह उन्हीं का इलाका था। सिम्बा को देखते ही लकड़बग्घे खुशी से उछल पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि राजा का बेटा खुद चलकर उनके इलाके में आ गया है। उधर सिम्बा भी अपने भविष्य के राजा होने का रौब दिखाने लगा, लेकिन उसकी बात सुनकर सभी लकड़बग्घे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें सिम्बा की बातों से बिल्कुल डर नहीं लगा, बल्कि अब वे उसे अपना आसान शिकार समझने लगे थे। उसी समय झांझू वहां पहुंच गया। उसने लकड़बग्घों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सिम्बा को नुकसान पहुंचाया तो इसका मतलब होगा कि वे सीधे मुफासा को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन कई सालों से शेरों और लकड़बग्घों की दुश्मनी चली आ रही थी। नफरत में अंधे हो चुके लकड़बग्घे अब किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। एक लकड़बग्घा अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सिम्बा पर झपट पड़ा। यह देखकर सिम्बा और नाला तुरंत भागने लगे। दोनों अपनी फुर्ती की वजह से तंग गुफाओं में इधर उधर दौड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार लकड़बग्घों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सिम्बा ने बहादुर बनने के लिए जोर से दहाड़ लगाई ताकि दुश्मन डर जाएं, लेकिन अगले ही पल असली दहाड़ सुनाई दी। दरअसल मुफासा सही समय पर वहां पहुंच चुका था। उसने अपने ताकतवर पंजों से लकड़बग्घों को जमीन पर पटक दिया। कुछ ही सेकंड में सभी लकड़बग्घे डरकर पीछे हट गए। घर लौटते समय पिता और बेटे के बीच कोई बात नहीं हुई। मुफासा ने झांझू से कहा कि वह नाला को घर छोड़ आए, क्योंकि अब उन्हें सिम्बा को एक जरूरी सबक सिखाना था। सिम्बा अंदर से घबराया हुआ था। वह सिर्फ अपने पिता को अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, लेकिन वह यह भूल गया था कि उसकी ताकत अभी अपने पिता के सामने कुछ भी नहीं थी। तब मुफासा ने उसे समझाया कि बहादुर होना गलत नहीं है, लेकिन बिना वजह अपनी जान खतरे में डालना असली बहादुरी नहीं होती। किसी भी हालत में खुद को और अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। सिम्बा अपने पिता से प्रभावित था, क्योंकि उसे लगता था कि मुफासा किसी भी चीज से नहीं डरते, लेकिन मुफासा ने उसे समझाया कि बड़ा और ताकतवर बनने में समय लगता है। एक सच्चा राजा कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि समय खुद साबित कर देता है कि वह कितना मजबूत है। पिता की ये बातें सुनकर सिम्बा का आत्मविश्वास बढ़ गया। दोनों घास के मैदानों में खेलते और मस्ती करते रहे। उस वक्त सिम्बा को लगता था कि जब तक उसके पिता उसके साथ है, उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी मुफासा ने रात के आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि इतिहास के सभी महान राजा मरने के बाद आसमान के सितारों का हिस्सा बन जाते हैं। उसने सिम्बा से कहा कि जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो आसमान में चमकते सितारों को देखना। मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। दूसरी तरफ स्कार अभी भी अपनी साजिशों में लगा हुआ था। उसने लकड़बग्घों के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। स्कार ने वादा किया कि अगर वे मुफासा को मारकर उसे राजा बनाने में मदद करेंगे तो भविष्य में सूरज की रोशनी के नीचे जो कुछ भी होगा उस पर उनका हक होगा। वे जितना चाहे शिकार कर सकेंगे और उन्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। राजा बनने के सपने में खोया स्कार अब अपने अगले षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। एक दिन उसने सिम्बा को धोखे से एक गहरी घाटी में बुलाया। उसने कहा कि यह वह जगह है जहां पुराने समय के शेर अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस करते थे। स्कार ने सिम्बा से कहा कि अगर तुम यहाँ अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे पिता तुम पर बहुत गर्व करेंगे। सिम्बा ने अपने चाचा की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके लिए एक खतरनाक जाल बिछाया जा चुका है। जैसे ही सिम्बा ने जोर से दहाड़ लगाई तो पहाड़ी से पत्थर लुढ़क कर नीचे गिरने लगे, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए।
घाटी के अंदर अचानक सैकड़ों जंगली बैल दौड़ते हुए घुस आए। उनके भारी कदमों से पूरी जमीन कांपने लगी। खतरा समझते ही सिम्बा जान बचाकर भागने लगा, लेकिन जो जानवर आमतौर पर शांत रहते थे वे इस समय बेकाबू होकर उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे। दरअसल लकड़बग्घे उन्हें डराकर उसी दिशा में भगा रहे थे। कुछ ही पलों में सिम्बा उनके पैरों तले कुचला जाने वाला था। आखिरी समय पर उसने एक बड़ी छलांग लगाई और चट्टानों की एक दरार में छिप गया। इसी वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन जिस कमजोर चट्टान को पकड़कर वह लटका हुआ था वह कभी भी टूट सकती थी और उसके नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। कुचले जाने के डर से सिम्बा फिर हिम्मत जुटाकर बाहर निकला। घबराहट में वह इधर उधर भागता रहा और आखिरकार एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। उधर स्कार ने मासूम बनने का नाटक करते हुए मुफासा को खबर दी कि सिम्बा खतरे में है। जैसे ही मुफासा घाटी में पहुंचा तो उसने देखा कि सिम्बा अब ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाएगा। अपने बेटे को बचाने के लिए वह बिना एक पल सोचे सीधे बेकाबू दौड़ रहे जंगली बैल के झुंड में कूद पड़ा। भागते हुए जानवरों की टक्कर से मुफासा कई बार गिरा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। तभी सिम्बा भी फिसलकर झुंड के बीच गिर गया। इस खतरनाक पल में मुफासा ने समय रहते सिम्बा को अपने मुंह से पकड़ लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सुरक्षित चट्टान पर पहुंचा दिया। लेकिन ऐसा करते करते मुफासा पूरी तरह थक चुका था और जंगली बैल के झुंड में गायब हो गया। ऊपर खड़ा सिम्बा घबराकर अपने पिता को खोजने लगा। कुछ देर बाद घायल और थका हुआ मुफासा पूरी ताकत लगाकर घाटी की दीवार पर चढ़ने लगा, लेकिन अब उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची थी। सिम्बा कुछ नहीं कर सकता था, वह सिर्फ अपने पिता का हौसला बढ़ाता रहा। आखिरकार मुफासा लगभग ऊपर पहुंच ही गया था, तभी वहां स्कार पहुंच गया। सिम्बा ने सिर्फ इतना देखा कि उसके पिता नीचे गिर गए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इसके पीछे उसके चाचा की साजिश थी। जब जंगली बैल का झुंड वहां से चला गया तो सिम्बा नीचे पहुंचा और उसने अपने पिता को जमीन पर पड़ा देखा। मुफासा अब इस दुनिया चला गया था। सिम्बा यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पंजों से पिता को हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह कभी नहीं उठने वाला था। बेबस सिम्बा अपने पिता के शरीर से लिपट गया और उनकी आखिरी गर्माहट महसूस करने की कोशिश करने लगा। तभी स्कार वहां आया। उसने चालाकी से मुफासा की मौत का पूरा दोष सिम्बा पर डाल दिया। उसने कहा कि अगर सिम्बा नहीं चाहता कि उसकी माँ और पूरा झुंड उससे नफरत करे तो उसे हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मासूम और डरा हुआ सिम्बा अपने चाचा की बातों में आ गया और वहाँ से भाग निकला, लेकिन अगले ही पल धुंध में से लकड़बग्घों का झुंड निकल आया। वे सिम्बा का पीछा करने लगे। जान बचाने की कोशिश में सिम्बा एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर गया। लकड़बग्घों ने सोचा कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका बचना नामुमकिन है और अगर वह जिंदा भी होगा तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। यही सोचकर उन्होंने उसका पीछा छोड़ दिया। इसके बाद स्कार ने पूरे शेरों के झुंड को इकट्ठा किया और घोषणा कर दी कि मुफासा और सिम्बा दोनों की मौत हो चुकी है। अब सिंहासन का कोई और दावेदार नहीं बचा था, इसलिए स्कार आसानी से नया राजा बन गया। उसने राज्य की सुरक्षा का बहाना बनाकर उन लकड़बग्घों को भी राज्य में रहने की अनुमति दे दी जिनसे सभी नफरत करते थे। धीरे धीरे पूरा शेरों का राज्य अंधकार और बर्बादी के दौर में डूब गया। स्कार को लगा कि अब उसका राज्य हमेशा चलेगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस छोटे और डरे हुए शेर को उसने कमजोर समझकर छोड़ दिया था वही एक दिन लौटकर उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। उधर सिम्बा बिना किसी मंजिल के भटकता रहा। वह वीरान रेगिस्तान पार करता हुआ एक सूखी और बंजर जगह पर पहुंच गया। कई दिनों से भूखा प्यासा सिम्बा आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। अगली सुबह तेज धूप में कुछ गिद्धों की नजर उस पर पड़ी। वे उसे आसान शिकार समझकर उसके आसपास मंडराने लगे। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। दरअसल वहाँ एक जंगली सुअर पुम्बा और एक टिमोन नाम का नेवला आ पहुंचे थे। जमीन पर पड़े कमजोर शेर को देखकर टिमोन डर के मारे उछल पड़ा और तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गया। उसे लगा कि कहीं यह उठकर उसे ही न खा जाए, लेकिन पुम्बा की सोच अलग थी। उसे लगा कि अगर उनके साथ एक शेर रहेगा तो उन्हें सुरक्षा मिलेगी। जब सिम्बा को होश आया तब भी वह खुश नहीं था, क्योंकि अब उसका कोई घर नहीं बचा था। वह अपने अतीत और परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता था। टिमोन और पुम्बा ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। इसके बजाय उन्होंने अपनी फेमस सोच और बेफिक्र लाइफस्टाइल के बारे में बताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातें सिम्बा को पसंद आने लगी और उसका दुख कुछ कम होने लगा। फिर वे उसे अपनी रहने की जगह पर ले गए। उस समय सिम्बा भूख से बेहाल था। पुम्बा ने एक सूखी लकड़ी को जोर से पलटा और नीचे रेंगते हुए कीड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही हमारा खाना है। कीड़ों को देखकर सिम्बा पहले तो चौंक गया, लेकिन दोस्तों का दिल न टूटे इसलिए उसने एक कीड़ा खा लिया। समय बीतता गया। टिमोन और पुम्बा के साथ रहते रहते सिम्बा एक जवान और ताकतवर शेर बन गया। अब उसकी शक्ल बिल्कुल उसके पिता मुफासा जैसी दिखने लगी थी, लेकिन कुछ रातें ऐसी भी होती थीं जब उसे नींद नहीं आती थी। तब वह आसमान के चमकते सितारों को देखता और अपने पिता को याद करता। इधर जंगल की हवाएं शेरों के राज्य तक एक खुशखबरी लेकर पहुंची। राज्य के बुद्धिमान बुजुर्ग रफीकी को एहसास हुआ कि सिम्बा अभी भी जिंदा है, लेकिन उसी समय शेरों का राज्य बुरी हालत में था। लकड़बग्घों ने जरूरत से ज्यादा शिकार करके पूरे इलाके का संतुलन बिगाड़ दिया था। खाने की कमी बढ़ती जा रही थी और घास के मैदान सूखने लगे थे। एक दिन टिमोन और पुम्बा घूमने निकले हुए थे। अचानक झाड़ियों में से एक शेरनी निकलकर उनकी तरफ दौड़ी। खुशकिस्मती से पुम्बा ने तुरंत खतरा भांप लिया और जान बचाकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन उस शेरनी का असली निशाना कोई और था। शेरनी लगातार उनके पीछे दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब टिमोन और पुम्बा की जान नहीं बचेगी। तभी सही समय पर सिम्बा वहां पहुंच गया और शेरनी से भिड़ गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में शेरनी ने उसे जमीन पर दबा दिया। जब दोनों ने एक दूसरे को गौर से देखा तो सिम्बा चौंक गया। वह शेरनी कोई और नहीं बल्कि
उसकी बचपन की दोस्त नाला थी। कई सालों बाद दोस्तों की मुलाकात हुई, इसलिए दोनों बेहद खुश थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि नाला को पता चल गया कि सिम्बा जिंदा है। इसका मतलब था कि अब सिम्बा को वापस जाकर अपना हक और अपना सिंहासन संभालना चाहिए। लेकिन सिम्बा इस बात से बचना चाहता था। उसे अपनी आजाद और बेफिक्र जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी। साथ ही वह अभी भी अपने अतीत का सामना करने से डरता था। सिम्बा नाला को अपने नए घर और दोस्तों से मिलवाने ले गया। इन दिनों में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। फिर भी सिम्बा शेरों के राज्य लौटने के लिए तैयार नहीं था। नाला ने उसे समझाया कि अपने राज्य और घास के मैदानों की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिम्बा के लिए सबसे मुश्किल बात अपनी माँ का सामना करना था। वह अब भी मानता था कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार वही है। जिस दिन वह घर छोड़कर भागा था, उसी दिन से वह अपराध बोध और पछावे में जी रहा था। उदास और उलझन में डूबा सिम्बा अकेले जंगल में भटकने लगा। तभी उसके सामने रफीकी आ गया। रफीकी ने उसे डांटा नहीं और न ही उसकी कायरता के लिए उसे दोषी ठहराया। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुफासा अब भी उसके साथ है और अगर वह चाहे तो अभी उनसे मिल सकता है। यह सुनकर सिम्बा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। वह तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए तैयार हो गया। दोनों जंगल के घने रास्तों और मुश्किल बाधाओं को पार करते हुए आखिर एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। पानी में देखते हुए सिम्बा को पहले अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर उसके पिता की झलक अब भी मौजूद है। तभी आसमान में घने बादल छा गए और सिम्बा को अपने पिता मुफासा की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुफासा ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ एक साधारण शेर नहीं बल्कि शेरों के राज्य का असली वारिस है। उसने सिम्बा को उसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एहसास कराया। सिम्बा अब भी अपने अतीत और पिता की मौत के दुख में डूबा हुआ था। उसे लगता था कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन मुफासा ने उसे समझाया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और सही रास्ता दिखाता रहेगा। इसके बाद मुफासा ने सिम्बा को उसकी असली पहचान याद दिलाई। तभी सिम्बा के अंदर खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। उसे एहसास हो गया कि वह भागने के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य को बचाने के लिए पैदा हुआ है। उसी पल सिम्बा ने फैसला कर लिया कि अब वह अपने डर से नहीं भागेगा। वह शेरों के राज्य वापस जाएगा, अपने पिता की विरासत को संभालेगा और अपने हक का सिंहासन वापस लेकर रहेगा। सिम्बा नहीं जानता था कि यह चमत्कार था या सिर्फ एक एहसास, लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। सूरज उगते ही सिम्बा ने उस आरामदायक जंगल को छोड़ दिया जहाँ वह सालों से रह रहा था और तेज धूप वाले रेगिस्तान की ओर बढ़ चला। कई सालों बाद जब वह अपने वतन लौटा तो वहाँ का हाल देखकर दंग रह गया। हर तरफ सूखा, बर्बादी और वीरानी थी। पूरा इलाका किसी नरक जैसा लग रहा था। जिस शेरों के राज्य की रक्षा के लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी, वह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी सिम्बा को एहसास हुआ कि हालात कितने गंभीर हैं। उसी समय टिमोन और पुम्बा भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें पता था कि आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन वे अपने दोस्त का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। लकड़बग्घों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। पुम्बा खुद चारा बनकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाने वाला था। उधर स्कार अपनी सत्ता बचाने के लिए सिम्बा की माँ को भी मारने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी आसमान में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। माँ और बेटे की मुलाकात भावुक कर देने वाली थी। लड़ाई शुरू होने से पहले सिम्बा ने स्कार को आखिरी मौका दिया कि या तो वह खुद सिंहासन छोड़ दे या फिर मुकाबला करके फैसला कर ले। स्कार जानता था कि अब वह ताकत में सिम्बा का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने फिर से पुरानी चाल चली और सिम्बा के मन में अपराध बोध जगाने की कोशिश की। धीरे धीरे वह सिम्बा को खाई के किनारे तक ले गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने कभी मुफासा के साथ किया था। उसी वक्त आसमान से एक बिजली चमकी, मानो मुफासा अपने बेटे से कह रहे हों कि पीछे मत हटो। तभी सिम्बा को सच्चाई का एहसास होने लगा। अब आखिरी जंग शुरू हो चुकी थी। लकड़बग्घों का झुंड सिम्बा पर टूट पड़ा और चारों तरफ भयंकर लड़ाई छिड़ गई। झांझू आसमान से उड़ते हुए हमला कर रहा था। रफीकी अपने डंडे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। उधर टिमोन और पुम्बा भी पूरे जोश के साथ लड़ाई में कूद पड़े। पुम्बा ने अपने ताकतवर सिर से कई लकड़बग्घों को दूर फेंक दिया। जब स्कार ने देखा कि उसकी हार तय है तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिम्बा उसके पीछे दौड़ पड़ा और जल्द ही उसे एक खतरनाक चट्टान के किनारे घेर लिया। अब स्कार फिर से दया की भीख मांगने लगा। वह अपनी जान बचाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने जमीन पर लगी आग उछालकर सिम्बा की आंखों पर हमला कर दिया। अब सिम्बा समझ चुका था कि स्कार कभी नहीं बदलेगा। इसके बाद दोनों के बीच आखिरी और जबरदस्त मुकाबला हुआ। अंत में सिम्बा ने एक जोरदार वार किया और स्कार को चट्टान से नीचे गिरा दिया। इस तरह उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। नीचे गिरने के बाद स्कार बुरी तरह घायल हो चुका था। लकड़बग्घे पहले ही उससे नफरत करने लगे थे क्योंकि उसने हमेशा उन्हें इस्तेमाल किया था। स्कार चाहे जितनी माफी मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आखिरकार लकड़बग्घों का झुंड उस पर टूट पड़ा और उसका अंत हो गया। युद्ध खत्म होते ही आसमान में घने बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हुई और जंगल में लगी आग बुझ गई। बारिश के बीच सिम्बा उस चट्टान पर चढ़ा जहाँ कभी उसके पिता खड़े होते थे। अब वह शेरों का नया राजा था। समय बीता और बारिश से धरती फिर हरी भरी हो गई। जानवर वापस आने लगे और पूरे राज्य में फिर से जीवन लौट आया। सभी जानवर अपने नए राजा सिम्बा का सम्मान करने लगे। प्रकृति का चक्र एक बार फिर संतुलित हो गया और सिम्बा ने अपने महान पिता की तरह अपने राज्य और परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वह पूरी निष्ठा के साथ उस विशाल, खूबसूरत और जंगली धरती की रक्षा करने लगा जिसे उसके पिता ने कभी अपना सब कुछ देकर बचाया था। इसी के साथ यह कहानी यही खत्म होती है।